हाय गाइस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए मेरे क्रेजी अपडेट्स मिस ना करने के लिए। ये है 190 द W201। ये सी क्लास का प्रीडेसेसर है, यानी कि सी क्लास का पहला जनरेशन। ये सेकंड जनरेशन मॉडल, ये थर्ड जनरेशन मॉडल द W203। ये फर्स्ट सी क्लास है जिसे इंडिया में लॉन्च किया था। द W204 मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें 6.3 लीटर का V8 मोटर है जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, जो C63 AMG में भी है। और ये है W205 जो ऑन सेल था और इसको अब रिप्लेस कर रहा है ये द W206 सी क्लास। अब ऐसा है कि ये मिनी एस क्लास है। हमारी कार के पास जाते हैं, जब तक वहां पहुंचता हूं मैं कुछ बताना चाहता हूं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं क्लियर कर दूं, जब मैं सी क्लास कहता हूं तो मेरा मतलब है अवांगार्ड वेरिएंट जो C200 पेट्रोल और C220 डीजल में है, क्योंकि मैं C300D का व्लॉग बना रहा हूं। सो बेसिकली डिफरेंस AMG लाइन और अवांगार्ड के बीच में होगा, जिसके बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि ये है मर्सिडीज सी क्लास C300D 5th जनरेशन या 6th जनरेशन सी क्लास। ये डिपेंड करता है इस पर कि आप 190 मॉडल को क्या मानते हो ऑफ कोर्स। और स्ट्रेट अवे बता दूं कि ये दिखने में एब्सोल्युटली अमेजिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बाकी मर्सिडीज मॉडल्स की तरह ये दिखती है, तो इसमें डिफरेंशिएशन खत्म हो गई है। स्ट्रेट अवे इसका इंजन बे खोलता हूं इसके लीवर से जो यहीं कहीं है, और ये रहा इंजन बे द C300D। अब ऐसा है, ये जनरेशन का जो है सी क्लास का, इसमें सिर्फ 4 सिलेंडर के इंजन ही होंगे माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ, और बाकी वेरिएंट्स भी माइल्डली हाइब्रिड होंगे या प्लग इन हाइब्रिड होंगे। ये दिखा रहा है इसका इंसुलेशन यहाँ पर। डीजल थोड़ा सा नॉइजी है। अब ऐसा है कि AMG लाइन में अलग अलग बिट्स है, जैसा कि ग्रिल जो अलग है ऑफ कोर्स, और बम्पर भी। वहां जो दिख रहा है वो रेगुलर सी क्लास है जो ऑब्वियसली ज्यादा बिकने वाला है। ये C200D सबसे पॉपुलर होगा ऑफ कोर्स। एनीवेज, पार्किंग सेंसर्स यहाँ सामने है, ये कैमरा के लिए, लेकिन कोई कैमरा नहीं है। मर्सिडीज लोगो बहुत बड़ा है। ग्रिल भी अलग है, ये देखो मर्सिडीज लोगो जैसा ट्रीटमेंट है, ट्राई एरो जैसा कुछ सीखो टाटा मोटर्स। और मर्सिडीज बेंज का लोगो यहाँ पर। अब रेगुलर सी क्लास में डिजिटल लाइट नहीं होगी। इन डिजिटल लाइट्स में 1.3 मिलियन माइक्रो मिरर्स है, यानी 2.6 मिलियन पिक्सल्स पर कार। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लाइट्स। इसे सबसे पहले मर्सिडीज एस क्लास में दिखा था ऑफ कोर्स, और 3 मेन LEDs है, और माइक्रो मिरर्स उसके लाइट को प्रॉपर्ली रिफ्रैक्ट करते हैं ताकि एब्सोल्युटली अमेजिंग लाइट क्वालिटी हो रात में। और ये है इसके इंडिकेटर्स। ये रहा DRL। और पता है क्या, ये दिखने में सच में मिनी एस क्लास जैसी ही है, लेकिन एक तरह से डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि ये दिखने में A क्लास जैसी है, और कभी कभी डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ लेंथ ये 65 mm लंबी है, व्हील बेस 25 mm ज्यादा लंबा है, हाइट कम की गई है, ग्राउंड क्लियरेंस 7 mm कम है। इनफैक्ट CS180 AMG लाइन और 15 mm लंबी है रेगुलर सी क्लास के कंपैरिजन में। और इतना ही नहीं, ये भी है कि ये 10 mm ज्यादा चौड़ी है। अब इसके व्हील्स 18 इंचेस के हैं, 17 इंच के होते हैं रेगुलर सी क्लास में। टायर साइज है 225/45 R18। व्हील्स छोटे लगते हैं इस ट्रीटमेंट की वजह से। अब ये दिखने में वैसा ही है जैसा E53 में है। यहाँ मर्सिडीज बेंज लिखा है ब्रेक कैलिपर पर, और पार्किंग सेंसर एक्चुअली यहाँ तक फैला हुआ है। मर्सिडीज लोगो लाइट्स में भी है, तो बहुत सारा अटेंशन टू डिटेल। इसमें ये ग्लॉस ब्लैक मिरर ट्रीटमेंट है जो रेगुलर सी क्लास में नहीं है ऑफ कोर्स, और ब्लैक कलर्ड रूफ जो रेगुलर सी क्लास में भी है। कार के रेयर में आते हैं फैजल खान फिंगर्स ऑफ ट्रूथ डिसअपॉइंटेड है इसकी फेक चीजों से। इसकी जरूरत क्या है? अगेन, इसकी भी क्या जरूरत है? फेक एग्जॉस्ट। रियल वाला एक्चुअली उस साइड पर है। कोई जरूरत नहीं है मर्सिडीज को फेक एग्जॉस्ट डालने की। ड्यूअल एग्जॉस्ट यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स है। यहाँ लिखा है C300D। अब ये एक्चुअली इसका फॉग लाइट है। इसमें स्प्लिट लाइट पैटर्न है, अगेन वैसा ही जैसा दूसरे मर्सिडीज में होता है। सो इन टर्म्स ऑफ फैमिली डिजाइन लैंग्वेज, कॉर्पोरेट पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है, लेकिन कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से तो सारे कार्स बहुत सिमिलर दिखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। बाय द वे, रिवर्स कैमरा यहाँ छिपा हुआ है। रिवर्स में डालने पर ये खुलता है, ये बटन दबाया और ये बूट खुला। अब स्पेयर व्हील एकदम ऊपर रखा हुआ है, जो कि अगेन एक अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बूट कैरिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, और बूट फ्लोर फ्लैट नहीं रहता। ये वार्निंग ट्रायंगल, इनफैक्ट नीचे कुछ स्टोरेज है, इसको खोलने में मुश्किल होगी क्योंकि ये पूरा निकालना पड़ेगा। एनीवेज, पीछे की सीट खोलने के लिए या बल्कि रिक्लाइन करने के लिए बस ये बटन दबाना है। ये बहुत ईजी है, बटन दबाया और सीट रिक्लाइन हो गया। तो ये 60-40 स्प्लिट है, तो इसको बंद करके ओके, तो यहाँ एक वार्निंग ट्रायंगल है या शायद रिफ्लेक्टर है ऊपर। तो जहां तक डिजाइन की बात है, ये डेफिनेटली मिनी एस क्लास की वाइब्स देता है। तो इसका रेयर देखता हूं, जहां ये बताया है कि 21 mm ज्यादा लेगरूम है। यहाँ एक सनलाइन है जो मैन्युअली ऑपरेटेड है, और पहले ये सीट सीधा कर लेता हूं। सीट बेल्ट पहले निकालना पड़ेगा वहां से।
वरना ये फंस जाएगा। ओके, मुझे ऑनेस्टली लगता है कि रिक्लाइन एंगल सीट बेल्ट को बिना पकड़े ये सीधा नहीं हो पाएगा। ये ऑपरेट करना इतना इजी नहीं है। ऑब्वियसली इसमें आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स है और हाँ ये रहा। ओके, अब C300D 3 कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक और ब्लू। रेगुलर सी क्लास जो वहां पर है 6 कलर में अवेलेबल है और 3 इंटीरियर ऑप्शंस में भी अवेलेबल है। इसमें सिर्फ 2 इंटीरियर ऑप्शंस है, दूसरा वाला ब्लैक में है। ये बर्मिस्टर 3D सराउंड साउंड सिस्टम है ऐसा लगता है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पे ये फ्लोट होने जैसा दिखता है, अच्छा है। यहाँ पियानो ब्लैक फिनिशिंग, ये लेदर ट्रीटमेंट अच्छा है, नापा लेदर है ऑफ कोर्स। और अंदर बैठने पर ये रियलाइज होता है कि लेग रूम पहले से इंप्रूव हुआ है और नी रूम भी। स्कूप्ड आउट सीट बैक मैगजीन होल्डर, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट हेडरूम मेरे जितने लंबे इंसान के लिए अच्छा नहीं है और सीट का रिक्लाइन एंगल बेहतर हो सकता था। एसी वेंट्स को यहाँ प्लेस किया है, थोड़ा स्टोरेज यहाँ पर। और ये नीचे क्या है, कुछ तो है। ओके, कुछ स्टोरेज यहाँ पर भी है, यानी चार्जिंग सॉकेट कहाँ है रेयर में? ओ माय गॉड, क्या वो गायब है? ये कैसे हुआ? अब ये सेंटर आर्मरेस्ट को खोलता हूं। इसमें ये पेन होल्डर जैसा कुछ है और इसको सॉफ्टली प्रेस किया तो ये रहे आपके कप होल्डर्स। ये चीज नहीं खुलती है। ये है स्ट्रैप, चीजों को सिक्योर करने के लिए। एक मिनट। और तीनों पैसेंजर्स को आराम मिलेगा क्योंकि यहाँ 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। यहाँ पर सनब्लाइंड है जो इलेक्ट्रिक है। यहाँ पर ये ड्यूअल स्प्लिट रूफ्स भी है और जो ऑब्वियसली बहुत सारी हवा लाएगा अंदर, लेकिन ये वाला खुलता नहीं है। यहाँ एक हुक है और एक हैंडल है। यहाँ पर एक लाइट है, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एक और हुक, फ्रंट सीट का हेडरेस्ट इस तरह से इजीली एडजस्ट कर सकते हो। मीनवाइल डैशबोर्ड मर्सिडीज एस क्लास जैसा ही है। फैंटास्टिक लुकिंग डैशबोर्ड, सच में विजुअल अपील के मामले में तो ये बहुत अच्छा है। यहां से निकलता हूं, मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूं रियर सीट से। पता है इसमें रियर सीट्स पे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? I mean, लोग ई क्लास नहीं खरीदेंगे। बाय द वे एक लंबा व्हील बेस वर्जन भी है इस कार का जिसे V206 के नाम से जाना जाता है, जो एक्चुअली चाइना में अवेलेबल है। मुझे नहीं लगता डोर पर रिक्वेस्ट सेंसर्स है, तो शायद कोई कीलेस एंट्री नहीं है। और ये बाहर का रेयर व्यू मिरर, रात को डोर खोलने पर ये मर्सिडीज बेंज लाइट अप हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पर फ्रंट में 2 पॉकेट्स काफी बड़े हैं, ये बूट के खोलने के लिए है। यहाँ बर्मिस्टर लिखा हुआ है इन ब्यूटीफुल लुकिंग स्पीकर्स पर। ये कंट्रोल है पावर विंडोज के लिए, ये रेयर व्यू मिरर एडजस्टमेंट के लिए, ये रेयर सनब्लाइंड को खोलने या बंद करने के लिए, ये कार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। इसकी मेमोरी सीट की सेटिंग 3 लोग सेव कर सकते हैं। फ्रंट सीट्स मेमोरी वाले हैं, ये इलेक्ट्रिक एडजस्ट यानी पावर एडजस्ट है। इनफैक्ट यहाँ पर एक बटन दबाने से मेमोरी में सेव हो जाता है। अच्छी बात यह है कि सिर्फ सीट सेव नहीं होती है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पोजिशन भी सेव होता है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील एडजस्टेबल है दोनों रीच और रे के लिए इलेक्ट्रिकली। हाँ, तो अंडर थाई सपोर्ट का यहाँ कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ अंडर थाई सपोर्ट को एडजस्ट कर सकता है। ये देखो ऐसे, मैं एक्चुअली इसे नीचे कर रहा हूँ और फिर इसका अंडर थाई सपोर्ट इंक्रीज कर सकता है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मेरे जितने लंबे इंसान के लिए अंडर थाई सपोर्ट का एक इश्यू है। यहाँ ये पेडल्स है जिसमें एक तरह का क्रोम ट्रीटमेंट है, कुछ एक्सपोज बिट्स यहाँ वहाँ। ये पार्किंग ब्रेक है गाड़ी की, ये हेडलाइट कंट्रोल, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स और ये है ऑब्वियसली एम्बियंट लाइटिंग। इसमें भर भर के एम्बियंट लाइट्स है। और यहाँ देखो ब्यूटीफुल लुकिंग सीट्स, बहुत कंफर्टेबल, अच्छा साइड बोल्स्टरिंग भी। अंदर आने पर यह रियलाइज होता है कि इसके इंटीरियर्स दिखने में एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। ये ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट है रेगुलर एस क्लास से ऑफ कोर्स। बहुत लाइट लाता है ये और एक तरह का टच ऑपरेटेड चीज है, तो बस स्वाइप करो और सनरूफ ओपन हो जाता है। अब ये बहुत बड़ा रूफ है, बहुत सारा हवा लाता है ये केबिन के अंदर स्पेशली। ओके, इतना ही, इससे ज्यादा नहीं खुलता रूफ, स्पेशली जब केबिन में बहुत सारी ब्लैक चीजें हैं। ये माइक के लिए है और यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर भी वैसा ही है एक लाइट। ओके, और यहाँ बहुत सारे कंट्रोल्स है। अब इसमें मर्सिडीज मी कनेक्टेड कार टेक है, तो इसमें से कुछ मर्सिडीज मी कनेक्टेड कार टेक के लिए है और ये ऑब्वियसली लाइट्स के लिए है। हाँ, ये टच ऑपरेटेड है जो अच्छा है। ऑटो डिमिंग रेयर व्यू मिरर के अंदर है। ये वेंट्स थोड़े से अलग है जो रेगुलर एस क्लास में है, या शायद व्हाटएवर एस क्लास में बैक एक जैसे वेंट्स है स्क्वायर शेप वाले, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के। ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक फिनिशिंग चारों ओर, सिल्वर क्रोम बहुत अच्छे से किया है। इनफैक्ट ग्लव बॉक्स में एक और कंपार्टमेंट है ऊपर, ये डिसेंट साइज का है लेकिन उतना कूल नहीं है, इसे लॉक भी कर सकते हैं। मीनवाइल पियानो ब्लैक फिनिशिंग यहां। अब एस क्लास में 12.8 इंच की ओलेड स्क्रीन है, इसमें 11.9 इंच की LCD स्क्रीन है जो थोड़ी सी अलग है, लेकिन इसमें ज्यादा डिफरेंस समझ नहीं आएगा, बहुत सिमिलर है। ये भी वही सॉफ्टवेयर यूज करती है। तो एस क्लास और माईबैक के बाद इसमें NTG7 सिस्टम दिया गया है जो मोस्टली टच ऑपरेटेड है। तो ये कंट्रोल्स है क्लाइमेट कंट्रोल, एयर कंडीशनिंग और यहाँ पर सारी डिटेल्स है, इन्फो, सेटिंग्स, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मर्सिडीज कार में होता है। और फिर नेविगेशन में ये 3D फंक्शन भी है जो अगेन बहुत अच्छा दिखता है, जैसे कि मैप सुपर डुपर ऑसम है।
अब कंफर्ट की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, इसमें हीटिंग नहीं है, लेकिन इसमें सीट काइनेटिक्स है जो आधे अधूरे मसाज की तरह है। वो पूरी चीज नहीं है जो यूजुअली होता है। बहुत सारा डस्ट स्क्रीन पर अक्यूमुलेट हुआ है ऑफ कोर्स, और फिर इसमें एम्बिएंट लाइटिंग है। यहाँ देखो 64 कलर्स है एम्बिएंट लाइटिंग के, और मल्टी कलर भी है, जो कलर चाहो डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एम्बिएंट लाइटिंग उतनी ब्राइट नहीं है जितनी एस क्लास में है, वो तो बिल्कुल अलग ही लेवल का है लाइट क्वालिटी के मामले में। सो या ये एम्बिएंट लाइटिंग था, और फिर ये इन्फो है जो दिखाता है कंजम्पशन, व्हीकल और इंजन डेटा, जैसे कितना एक्सेलरेटर दिया, यहाँ पर कितना पावर और टॉर्क, सब रियल टाइम में। सो या ये बहुत कूल है। बाकी सब वही यूजुअल चीजें हैं जो बहुत सारे मर्सिडीज कार्स में होती है, तो इसमें जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। लेकिन पता है क्या, ये कैमरा है, इसमें फ्रंट कैमरा नहीं है, लेकिन इसमें पार्किंग असिस्टेंस है। मैं एक काम करता हूँ, कैमरा व्यू में जाता हूँ। ये है कैमरा व्यू, यहाँ पर है मल्टीपल व्यूज, एक ही जैसे है, ये देखो यहाँ पर। लेकिन इसमें फ्रंट पार्किंग कैमरा नहीं है, इसलिए 360 डिग्री व्यू नहीं है। इसमें सिर्फ रेयर कैमरा है और 60 डिग्री का पार्किंग सेंसर्स। ये बटन है ड्राइव मोड्स के लिए, ये कार फंक्शन को ओपन करने के लिए। यहाँ पर इसे मैनुअल शिफ्टिंग में डाल सकते हो, ESP ऑन ऑफ कर सकते हो। ये हैजर्ड लाइट बटन है, और ये है बायोमेट्रिक सेंसर। इसमें फिंगरप्रिंट देकर सेटिंग्स को पेयर कर सकते हो और उसे सेव करके लॉक कर सकते हो ताकि कोई भी उसे एक्सेस ना कर सके। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ, ये स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो ईजी है ये यूज करने में। और फिर ऑब्वियसली इसमें वॉइस कमांड भी है। हे मर्सिडीज, How may I help you? आई लव यू। I also love to spend time with you. ओह दैट्स सो जनरस ऑफ यू। तो वॉइस कमांड्स के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग तो चिलर है, इसमें एक ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। ये अगेन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है जिसमें अपने फिंगरप्रिंट छोड़ने हैं, और इसे खोला। यहाँ ट्विन कप होल्डर्स है, इन्हें एक्चुअली आप निकाल कर घर ले जा सकते हो अगर मन किया तो। ओके, यहाँ कुछ स्टोरेज स्पेस है, यहाँ वायरलेस चार्जिंग पैड है, एक तरह से अच्छा है ये। यहाँ USB-C चार्जिंग सॉकेट है, इसके साथ यहाँ पर भी है, यहाँ 2 है। स्टोरेज स्पेस डिसेंट है, थोड़ा सा कूल लग रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, क्रोम जैसा है सब। ये इंजन स्टार्ट बटन है, ये स्टॉप स्टार्ट सिस्टम बटन है। स्टीयरिंग व्हील को ये फ्लैट बॉटम ट्रीटमेंट दिया गया है, ये फ्लैट बॉटम ट्रीटमेंट है, इसका होल्ड बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा है कि ये एक हैप्टिक फीडबैक टच सेंसिटिव चीज की तरह है, जो यूज करने में उतना इंट्यूटिव नहीं है जितना कि नर्ड फिनिश क्रोम बटन्स है जो पहले थे। तो ये ऑब्वियसली इस स्क्रीन के लिए है, ये बटन्स इस स्क्रीन के लिए है, और ये बटन्स ये बटन का रो इस स्क्रीन के लिए है। एक्चुअली ये क्रूज कंट्रोल के लिए है, इससे इजीली ब्राउज कर सकते हैं जैसा कि दिख रहा है। इसमें कई सारे व्यू ऑप्शंस भी है, तो मैं यहाँ अंडरस्टेटेड सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑलरेडी अंडरस्टेटेड में था। और फिर इसमें मैं कलर्स भी चेंज कर सकता हूँ जो चाहो वो। स्पोर्ट ऑप्शन भी बहुत अच्छा लग रहा है, वैसा ही जैसा एस क्लास में है। और फिर ये नेविगेशन वाला भी है, ये एक्चुअली फैंटास्टिक है, ये आपको एस क्लास की याद दिला देगा फॉर श्योर। और ये सर्विस डिस्प्ले भी है, ये 12.3 इंच का स्क्रीन है, ये 11.9 इंच का है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड 10.25 इंच है अब्रॉड में, लेकिन यहाँ इंडिया में ये बड़े स्क्रीन स्टैंडर्ड है, जो अमेजिंग है। हॉर्न एक्चुअली अच्छा है, ये गियर सिलेक्टर है, और ये कंट्रोल वाइपर्स के लिए है। चलो वाइपर्स यूज करता हूँ। ओह माय गॉड, स्प्रे बहुत सारा है कि यहाँ ऊपर भी पहुंच गया है। अभी ऐसा करता हूँ, इस बटन को दबाए रखता हूँ। नो फैजल, इसमें विंडस्क्रीन को क्लीन करने वाला वैसा फीचर नहीं है जो मर्सिडीज एस क्लास में है। यहाँ ड्राइवर साइड में भी एक हैंडल है पकड़ने के लिए, जो अगेन अच्छा है। और फिर स्क्रीन पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो ब्राउज करने के लिए है, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मन किया तो आप स्क्रीन यूज कर सकते हैं। अब एक एर्गोनॉमिक्स इश्यू है, यहाँ पे मेरा लेफ्ट नी इस पार्ट को लग रहा है, तो एस क्लास में ये इश्यू नहीं था क्योंकि वो कार तो ऑब्वियसली चौड़ी थी, लेकिन यहाँ पर लग रहा है। जैसा मैंने बताया था, ये बटन इलेक्ट्रिक एडजस्ट करता है स्टीयरिंग के रीच और रेक को। स्टीयरिंग व्हील का फील बहुत अच्छा है, लेकिन प्लास्टिक्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, सच में बहुत हार्ड प्लास्टिक्स है यहाँ नीचे। और यहाँ ऊपर डैशबोर्ड पर ऑब्वियसली अच्छी स्टिचिंग है, सॉफ्ट मटेरियल भी है, लेकिन नीचे स्क्रैची प्लास्टिक। मर्सिडीज बेंज से मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं, लेकिन फिर उन्हें भी एक प्राइस पॉइंट पर आना है, और ये कार किसी भी तरह से चीप नहीं हो सकती है। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल स्टिचिंग जो पूरा वहां तक जाता है, और मर्सिडीज यहाँ पर लिखा हुआ है, वो एक्चुअली बाहर लिखा हुआ है, लेकिन रिफ्लेक्शन एक्चुअली डैशबोर्ड पर गिर रहा है अभी। और हाँ, डैशबोर्ड डिजाइन फैंटास्टिक है, इसमें बहुत सारे वायरलेस फंक्शंस है, वायरलेस कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉइड, ऑटो कनेक्टिविटी भी, लेकिन ज्यादा जोन्स देना चाहिए था इसके क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनिंग में। मैंने वेंटिलेटेड सीट्स भी एक्सपेक्ट की थी इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन बाकी सब कुछ बहुत ईजी टू यूज है, बहुत ही इंट्यूटिव स्क्रीन है। और फिर इसमें कनेक्टेड कार है, वॉइस कमांड है, इसमें वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक C300D है, इसका सब कुछ इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में है। तो चलो ड्राइविंग शुरू करते हैं। ऑलराइट, ड्राइविंग के लिए तैयार, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एयर कंडीशनिंग बंद करना पड़ेगा, और इन्फो को मैं खोलता हूं। ओके, मीनवाइल ड्राइव मोड को स्पोर्ट में रखना पड़ेगा ऑफ कोर्स। गियर में डाला, और हाँ, हैजर्ड लाइट ऑफ किया। आसपास कोई ट्रैफिक नहीं है, तो चलते हैं स्मूथली। वहां पार्किंग सेंसर्स बीप हुआ, ये थ्रॉटल दबाया और हम चले।
यकीन मानो ये रोड बिल्कुल सही नहीं है इस कार के पावर और इस कार के परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि ये रोड बहुत नैरो है और छोटा है और ये कार बहुत पावरफुल है। तो ये है मर्सिडीज सी क्लास C300D ओवरटेक करता हुआ। वैसे ओवरटेक का प्लान करना पड़ेगा, भले ही इसमें इतना पावर और टॉर्क क्यों ना हो, ओवरटेक प्लान करना पड़ता है ब्लाइंड कर्व्स की वजह से। मुद्दा ये है कि ये इंजन बहुत पोटेंट है। ऐसा समझो ये 0 to 200 km/h से 5.7 सेकंड्स में जाता है, जो ब्लिस्टरिंगली फास्ट है और लोअर स्पीड्स में कुछ फील नहीं होता है। अभी इस बोरिंग ड्राइविंग मोड में है तो जैसे थ्रॉटल को ज्यादा चढ़ा नहीं सकते हैं। मैं ऐसा बात करता हूँ इसके हाइब्रिड मोटर के बारे में। तो इसमें है 48 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम और एक इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर, जिससे एफिशिएंसी बेहतर होती है। तो सी क्लास के सभी वेरिएंट्स में अब ये हाइब्रिड चीज चल रही है ताकि फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो। और एक प्लग इन हाइब्रिड भी है C300E, जो अवेलेबल है ग्लोबली, इंडिया में अब तक नहीं आया है। एक डीजल वाला भी होगा प्लग इन हाइब्रिड के साथ, जिससे थोड़ा इलेक्ट्रिक पावर मिलेगा, लेकिन यहाँ प्योर इलेक्ट्रिक मोड में ड्राइव नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल ये क्या करता है, इसके मल्टीपल फंक्शंस है, जिससे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये मौका मिला और ये मैं निकला। ये बेबी, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। एब्सोल्युटली स्टनिंग है ये, जिस तरह से इसका इंजन पुल करता है। तो हाँ, ये एक 2 लीटर 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है। ओह गॉड, बम्प्स फील होते हैं यहाँ पर। वो एक्चुअली बहुत बुरे बम्प्स थे और वो दिखे भी नहीं। कॉर्नर्स में बॉडी रोल बहुत अच्छी तरह से कंटेन है और स्टीयरिंग भी अच्छा है। ये हल्का है लो स्पीड में, लेकिन वजनदार हो जाता है हाई स्पीड पर प्रॉब्लम यह है कि इसका फील बेस्ट नहीं है। फीडबैक अच्छा है, लेकिन इसका फील उतना अच्छा नहीं है। लेकिन स्टीयरिंग यूनिट अच्छा है, बहुत फ्लूइड। और जैसा कि मैंने बताया था, हाइब्रिड सिस्टम एक्चुअली बहुत सी चीजों का असिस्ट करता है। यहाँ पर स्टॉप स्टार्ट सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। ये पता ही नहीं चलेगा कि कार कब ऑन या ऑफ हुई। वो 48 वोल्ट की बैटरी की वजह से ऑफ कोर्स, और थोड़ा सा टॉर्क असिस्ट भी मिलता है। 20 हॉर्स पावर ज्यादा है और 200 न्यूटन मीटर्स का एक्स्ट्रा टॉर्क है इस हाइब्रिड सिस्टम की वजह से। और इसके साथ इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, यानी जब ब्रेक दबाते हो तो बैटरी भी थोड़ा एनर्जी वापस डाल देता है, जिसकी वजह से वो 20 हॉर्स पावर ज्यादा यूजफुल हो जाता है, यानी कि बैटरी चार्ज हो जाती है वो देने के लिए। ओवरऑल आउटपुट 265 हॉर्स पावर है और टॉर्क आउटपुट 550 न्यूटन मीटर्स है। तो 550 प्लस 200 इक्वल्स 750 न्यूटन मीटर्स। ये ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर जो पीक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो सेम आरपीएम नहीं होता है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि 265 हॉर्स पावर और 550 न्यूटन मीटर स्टॉक, साथ में 20 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर्स असिस्ट मिलता है कुछ आरपीएम्स पर, मेनली लोअर आरपीएम्स पर। इसीलिए टर्बोलैग वेल कंटेन है, क्योंकि ये अच्छे से केयर करता है लोअर एंड के रेव रेंज का। और क्योंकि जानते होंगे इसका इलेक्ट्रिक मोटर ऑब्वियसली जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो 0 आरपीएम से होता है, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस वेरी पंची है। 0 to 100 किलोमीटर सिर्फ 5.7 सेकंड्स में। इनफैक्ट ये बहुत एफिशिएंट है। क्लेम माइलेज 20.37 किलोमीटर पर लीटर है। रियल वर्ल्ड में सिटी में 10 to 14 किलोमीटर के बीच में, हाईवेज पर 13 to 18 किलोमीटर तक बढ़ सकता है। 18 थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता है, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एफिशिएंटली ड्राइव कर रहे हो, तब डेफिनेटली हो सकता है। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है, मुझे पता ही नहीं चला कि क्लस्टर मोड कब और कैसे चेंज हो गया। तो वापस स्पोर्ट मोड में डालता हूं, जो अच्छा दिखता है। हॉर्न सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जब घाट रोड पर आप ड्राइव कर रहे हो तो वो हॉर्न है। थोड़ा व्हीकल डेटा देखते हैं। मैं इसमें बहुत सारी चीजें खोल सकता हूँ। तो राइड एक्चुअली काफी अच्छी है। सस्पेंशन को कंफर्ट के लिए ट्यून किया है, वो फील होता है। कंफर्ट लेवल फैंटास्टिक है। बॉडी रोल को अच्छे से कंटेन किया है। स्टीयरिंग अच्छा है, लाइट है, लो स्पीड में वे अप भी होता है। फील के मामले में बेहतर हो सकता है और परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। अब गियर बॉक्स 9 स्पीड यूनिट है, जो एक टॉर्क कन्वर्टर है, जो शिफ्ट्स में डिसेंटली क्विक है। और यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी है। या देखा होगा थोड़ा सा हेजिटेशन है अप शिफ्ट होते वक्त। चलो ऐसा करता हूँ, क्लस्टर मोड को निकालकर क्लासिक मोड में डालता हूँ। यहाँ भी इंजन में चेंज करता हूँ। अब इसमें 4 ड्राइव मोड्स दिए गए हैं, इकोनॉमी, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल में कुछ फीचर्स एक्चुअली ट्वीक कर सकते हैं, जो है इंजन, स्टीयरिंग और ESP सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली एडेप्टिव डैम्पर्स नहीं है। इसमें एडेप्टिव डैम्पर्स नहीं डाल सकता है, क्योंकि फिर प्राइस बढ़ जाएगी इसकी। ओवरऑल रिजल्ट ये है कि अच्छा बैलेंस है राइड और हैंडलिंग में, और फैंटास्टिकली इजी कार है ड्राइव करने के लिए। और ये MRA प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वही प्लेटफॉर्म जो पुराने C क्लास में था, लेकिन ऐसा है कि इसे हेवीली मॉडिफाई किया गया है। ये मर्सिडीज रेयर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म है। रियर व्हील ड्राइव है ये, कम ऑन। मुझे ये हॉर्न बड़ा पसंद आया। ये एक फैंटास्टिक कार है, जिस तरह से इसके लग्जरी एस्पेक्ट्स का ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। तो अभी हम नेविगेशन में जाते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत अच्छा है। यहाँ पे दिख रहा होगा नेविगेशन फैंटास्टिक है, मुझे पसंद आया। ये बहुत ही रिफाइंड इंजन है। ये सिर्फ रेव रेंज के हायर एंड पर वोकल होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कार ऑलमोस्ट हर चीज को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की भी नहीं है, अब वो S क्लास वाले की तरह दिखता है। की दिखने में अच्छी है, शायद डिजिटल की ज्यादा अच्छी होती, लेकिन फिर इस सेगमेंट में कोई डिजिटल की नहीं देता है। मैं शायद ज्यादा मांग रहा हूँ, है ना। ऑलराइट, इसके गियर बॉक्स को मैनुअल मोड में डालना है, लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सीलरेटर पर, और ये मैं चला।
ये बूमी हो जाता है 4000 आरपीएम पर, रेड लाइन अराउंड 5000 आरपीएम पर आती है। स्टीयरिंग व्हील टॉप पोजीशन पर है, फिर भी टैकोमीटर अच्छे से नहीं दिख रहा है। ये गियर पर पकड़ नहीं रखता है, तब भी जब पैडल को दबा के रखा है मैंने। ये अपशिफ्ट करता ही है, ये अपशिफ्ट करता है 5000 आरपीएम पर, तो इसका मतलब है कि इंजन सच में बहुत फास्ट ड्राइविंग है। मुझे लगता है 42 सीसी डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ है या ऐसा कुछ। सेम इंजन लोअर ट्यून में C220D में है, और ये पता है कि C220D टॉप सेलर होने वाला है मर्सिडीज C क्लास लाइनअप का। वो 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और सारे इंजन में ऑब्वियसली वो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर है, जिसकी वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है और वो एडिशनल बूस्ट मिलता है 20 हॉर्स पावर और 200 न्यूटन मीटर स्टॉक का। अब C200 पेट्रोल में है, जिसमें 1.5 लीटर का इंजन है और सारे इंजन 4 सिलेंडर में ही होंगे, इंक्लूडिंग C43 और C63। ये एक फैंटास्टिक कार है। मैंने इसका ऑडियो टेस्ट नहीं किया, चलो कर देते हैं। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी, इवन दो रेडियो बेकार है, लेकिन फिर भी ऑडियो क्वालिटी इंप्रेसिव है। और फिर मुझे एक्चुअली लगता है इस कार का प्राइस 70 लाख से ज्यादा होगा फॉर श्योर, अराउंड 72 लाख ऑन रोड मुंबई, जो काफी महंगा बना देता है इसको। और वैसे भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। ये कार स्पेस के मामले में उतनी अच्छी नहीं है, डायनामिक एबिलिटी के मामले में भी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये सबसे स्पेशियस कार नहीं है इस सेगमेंट में। ये सबसे डायनामिक भी नहीं है, जो कि अभी भी BMW 3 सीरीज अभी भी बेंचमार्क है हैंडलिंग के मामले में। और फिर ये कैसे भूल सकते हैं कि ये कार सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी नहीं है इस सेगमेंट में। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी क्यों खरीदेगा C क्लास को, सिर्फ इसीलिए कि वो अभी भी बेस्ट ऑलराउंडर है इस सेगमेंट में। इसमें अच्छा कंफर्ट है, लग्जरी सब कुछ है, लेकिन C300D 72 लाख में सोचने पर मजबूर कर देता है कि 7-8 लाख ज्यादा देकर मैं फैंटास्टिक M340 खरीद सकता हूं, जो राइवल है C43 का। कार के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं सडनली? ठीक है, जो भी है, लेकिन पॉइंट यह है कि ज्यादातर लोग C220D खरीदेंगे, जो फैंटास्टिक है, जो शायद मिलेगा 62 या 60 लाख में। वही प्राइस जो है BMW 3 सीरीज 320D का। अब ऑफ कोर्स मर्सिडीज होने के नाते इसमें वो सभी फीचर्स है जो इसमें एक्सपेक्ट किए जाते हैं, ओके, जैसे कि एक्टिव ब्रेक असिस्ट और वैसा ही सब। तो वो सारे फीचर्स है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे एक रेड ट्रायंगल है, यहाँ इंफोटेनमेंट सिस्टम में, सॉरी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, जो मुझे बोल रहा है कि बेटा संभाल कर जाओ, आगे गाड़ी है। तो वो ऑब्वियसली अच्छे से काम करता है, क्योंकि मर्सिडीज पहले कार मेकर है जो ये फीचर इंडिया में लाए थे, और वो सच में टाइम के साथ और पायोनियर होते गए हैं, जिसकी वजह से सारी चीजें फ्लॉलेसली काम करती है। अब ऐसा है कि मैं इसे डायनामिक मोड से निकालता हूँ और इसे जल्दी डालता हूँ कंफर्ट मोड में। इसे कहां से चालू करना है? हाँ, सेटिंग्स, ओके। सेटिंग्स थोड़ी यहाँ अलग है, कार का बटन दबाना है, सामने वहां एक बड़ा बम्प है, ग्राउंड क्लियरेंस कम है कंपेयर करें अगर रेगुलर C क्लास से। C200 और C200D से 15 mm कम है। ये स्पॉटी है ड्राइव करने में, लेकिन बम्प्स पर केयरफुल रहना होगा। अगर कार बम्प्स को छूता है तो वहां केयरफुल रहना होगा। इसके अलावा सस्पेंशन को और भी स्पोर्टियर ट्यून किया गया है। इसमें एक्टिव ब्रेक असिस्ट ऑन है, इसको थोड़ा जल्दी लाता हूँ। हाँ, ये रहा, जल्दी लग गया। तो गैस को मैंने बढ़ाया और ऐसा दिखता है कि परफॉर्मेंस स्लाइटली कम ईगर है जब इसको क्या बोलते हैं कंफर्ट मोड में डाला, और इको मोड में ऑब्वियसली कम होगा। स्टार्ट स्टॉप सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा और बैटरी में इतना पावर बचा है कि इस बेसिस पर ये इलेक्ट्रिक पावर पर चला जाएगा, लेकिन स्पीड कम कर देगा, पता नहीं। क्रूजिंग करते समय ये ग्लाइडिंग मोड पर चला जाता है, फिर इंजन जैसे टाटा बाय बाय मैं सोता हूँ ऐसा कर देता है, और बैटरी टेक ओवर कर लेती है इंश्योर करने के लिए कि कार क्रूज कर रही है। तब एक्चुअली फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। इनफैक्ट C220D मोस्ट एफिशिएंट मर्सिडीज मॉडल है इंडिया में। हाँ, ये सही बात है। ऐसा फ्यूल एफिशिएंसी जिसका क्लेम है 23 किलोमीटर पर लीटर। ओके, ये बजा ही नहीं। ये छुट्टी पे गया है, मैंने इसे अर्ली पे करके रखा है, लेकिन ये वॉर्न नहीं कर रहा है, सो फंक्शन डीएक्टिवेट नहीं कर सकते ड्राइव करते वक्त। मुझे डीएक्टिवेट नहीं, एक्टिवेट करना है। एनीवेज गाइस, ये था मेरा व्लॉग मर्सिडीज C क्लास पर। नया मॉडल, ये ग्रेट ऑलराउंडर है। ये किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक्सेल नहीं करता है, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि इसका रियर सीट कंफर्ट बेहतर होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर कौन खरीदेगा E क्लास को? और E क्लास एक ऐसी अकेली कार है जो बीच में है ट्रेडिशनल मर्सिडीज सेडान्स के, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपडेट्स की। हाँ, वो पुराने सिस्टम्स, वो हॉरिजॉन्टल स्क्रीन सेंटर में अब ये एक तरीके से डेटेड लगते हैं। तो अगला जो अपडेट होने जा रहा है वो E क्लास है, पर हाँ, थोड़ी डिफरेंशिएट करो गाड़ी में। सब गाड़ी वैसी ही लगती है, उतना मजा नहीं आता है। ये दिखा तो रहा है मुझे, लेकिन आवाज नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। और इसी डिसअपॉइंट पर मैं एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच इसे देखने के लिए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप दे, यानी लाइक बटन दबाए। मुझे सच में बहुत पसंद आया। मैप सुपर डुपर ऑसम है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुछ टेक इस कार में सच में अमेजिंग है। ये नेक्स्ट लेवल की चीज है जिसे मर्सिडीज बेंज ने मैनेज किया अचीव करने में। वाओ। इसके क्लस्टर मोड को चेंज करके स्पोर्ट मोड किया। बाकी सारे मोड्स एक्चुअली स्पोर्ट मोड कर चुके हैं ना, तो चलो नेविगेशन वाला ही लगा देते हैं। और अभी स्पोर्ट मोड लगा देता हूं मैं। कैमरा भी ऑन कर देता हूं, देखते हैं क्या होता है। कैमरा व्यूज देखते हैं कितने स्पीड तक रहता है। लेफ्ट फुट ब्रेक पर, राइट फुट एक्सेलरेटर पर, मोटर रेव किया और ये मैं चला।
ये दिख रहा है EQ बूस्ट डिस्प्ले कर रहा है 0 to 100 किलोमीटर पर आवर 5.7 सेकंड्स में। मेरे लिए ये असली हाईलाइट है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। और हाँ, सच में हार्ड ब्रेक्स करना पड़ता है क्योंकि बम्स है वहां पर काफी खराब वाले। लेकिन बाय द वे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, जैसे सुपर ब्रेकिंग है। तो ज्यादातर ये एक बहुत ही कंफर्टेबल अमेजिंग स्टुपेंडस कार है। बस मैं वेट नहीं कर सकता हूँ C63 AMG के लिए। ऑल्दो मुझे पता है कि उसमें बहुत सारा पावर होगा, लेकिन फिर उसमें इलेक्ट्रिक असिस्ट होगा और 4 सिलेंडर होंगे, जो सच में मेरा दिल तोड़ रहा है। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो पता है क्या करना है, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। बाय बाय। मुझे इसका वापस ब्लॉग करना पड़ेगा क्योंकि कम ऑन, मैं इस कार के साथ न्याय नहीं कर सकता हूँ जिसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। बाय द वे C220D का टॉप स्पीड है 245 किलोमीटर पर आवर, तो श्योरली ये 250 तक रिस्ट्रिक्टेड है। ये इससे ज्यादा कर सकता है। इंजन बहुत पोटेंट है, कुछ बम्स इधर उधर। बाय बाय।